नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस प्रेजेंटेशन में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम से रिलेटेड। इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं बचे हुए दिन में हम पूरा देखेंगे कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या एग्जैक्टली इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है और सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज है कि एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या है। न बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है, इनफैक्ट क्या है कि कोचिंग सेंटर्स को भी पता नहीं है, वो गलत चीज़ें करवा रहे हैं। हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, तो आप एग्जैक्टली इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से खुद ही जान पाएंगे कि एग्जैक्टली इसका सिलेबस क्या है और किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है या किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है कि क्या नहीं करना। प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। पेपर एनालिसिस करेंगे पूरा। बुक्स एंड रिसोर्सेज, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे इसमें, और बुक्स एंड रिसोर्सेज आप कौन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ को। टेस्ट सीरीज के बारे में भी जानकारी लेंगे, फ्री ऑनलाइन कोर्स और प्रो वर्जन का मतलब पेड वर्जन, इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे आखिर में। तो पूरी प्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से समझना, देखना। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म भरा हुआ है आपको, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आखिर तक इसको देखना चाहिए। हर पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। कि जब ये टाइम कितना बचा हुआ है फिलहाल एग्जाम में, और कोरोना का इस एग्जाम की डेट पे कितना असर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एग्जाम प्रोसेस पूरा क्या है, एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या एक स्टेज होगी या दो स्टेज होगी या इंटरव्यू होगा, क्या होगा एग्जैक्टली वो जानने की कोशिश करेंगे। सिलेबस करेंगे पहले ब्रीफ में कि एग्जैक्टली दिया हुआ क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि हर सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, किस पे आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए, किस पे आपको कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर सिलेबस डिटेल में देखेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा एनालिसिस करेंगे और किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन बच्चों को अगर एक हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि यूपीएससी ले रहा है तो ये हायर लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, हायर लेवल का एग्जाम भी है एसएससी के सीजीएल की तुलना में या दूसरे एग्जाम की तुलना में। यूपीएससी के एग्जाम का स्टैंडर्ड या यूपीएससी की जॉब का जो लेवल होता है थोड़ा ऊपर होता है। बुक्स एंड रिसोर्सेज कौन सा आप फॉलो कर सकते हैं, और फिर हम टेस्ट सीरीज और फ्री और प्रो वर्जन कोर्स के बारे में कंपैरिजन भी करेंगे। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 4 अक्टूबर 2020 इसकी एग्जाम डेट है। और जहां तक कोरोना का सवाल है कितना इंपैक्ट डाल सकता है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो सीबीएसई के एग्जाम थे या दूसरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम थे, वो लगभग अगले 1 या 2 महीने में होने जा रहे हैं। इसके अलावा एसएससी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना टाइम टेबल घोषित करना स्टार्ट कर दिया। तो अक्टूबर में अभी लगभग 4 महीने हैं। इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि ये एग्जाम है, हो सकता है 80 to 90% ये टाइम पे हो जाए, या 10 से 20% इस बात की संभावना होगी। क्यों ये एग्जाम है नवंबर दिसंबर तक जा सकता है, इसकी संभावना भी है, क्योंकि ये जो कोरोना का काल है बड़ा डायनेमिक है। कोई भी इस पे एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कोई भी इसका डाटा सही एनालिसिस नहीं कर सकता कि कब ये एग्जैक्टली खत्म होगा या कम होगा। हो सकता है ज्यादा भी बढ़ जाए इसका प्रकोप, और ये एग्जाम है एक कम से कम 6 महीने और आगे पोस्टपोन हो जाए, तो इस बात की भी आप संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अप्रत्याशित सिचुएशन है, 100 सालों में एक बार इस तरह की सिचुएशन आती है। लेकिन यूपीएससी एक टेस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन है, आमतौर पर अपने एग्जाम है वो हमेशा टाइम पे करवाती है। इस पे उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो उसी तरह के पैटर्न को अगर हम देखें, तो आपको जो एग्जैक्टली दिमाग में रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि 4 अक्टूबर को आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। अब 4 अक्टूबर अगर डेडलाइन आपके दिमाग में रखते हैं, तो आपके लिए तैयारी करना भी एक आसान हो जाएगा, टाइम टेबल बनाना भी आसान हो जाएगा। अगर हम देखें उसमें तो लगभग 20 दिन के आसपास, क्योंकि हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बैच को नए भी फॉलो करें तो भी अगर आप देखें तो 115 के बजाय आप 120 दिन के आसपास मान सकते हैं। मतलब जून पूरा आपके सामने, जून है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने हैं। मतलब कि 120 दिन के आसपास आपके पास में समय है तैयारी करने का, क्योंकि अच्छे ढंग की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, ईपीएफओ होगी। अच्छा, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो आईएएस वाली आईपीएस वाली तैयारी, उसमें इसमें थोड़ा फर्क है। इसका जो कंटेंट है, इसका जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। आप सीडीएस की तैयारी करते हैं उसकी तुलना में भी डिफरेंट है सिलेबस, कम से कम 40 to 50% के आसपास सिलेबस है, डिफरेंट है। तो जैसा एग्जाम है, ईपीएफओ है, इसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और जो सोशल इश्यू है इसका रोल ज्यादा है, तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी चाहिए। दूसरे एग्जाम उसमें इस तरह का रोल ज्यादा नहीं आता, तो इस एग्जाम को थोड़ा डिफरेंट मानकर, एक यूनिक मानकर आपको तैयारी करनी चाहिए।
बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे, लेकिन सिंसियरिटी का जहाँ तक लेवल है वो लगभग 10-20 हज़ार बच्चों में है, ज़्यादा बच्चों में नहीं देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है फॉर्म 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख इस तरह से भरे गए हो, मुझे एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है उनका, लेकिन आमतौर पे इतना ही डाटा होता है कि 3-4 लाख फॉर्म इसमें जरूर भरे गए होंगे। सीरियस जो एप्लीकेंट है वो 10-20 हज़ार है, जो कि सीरियसली तैयारी करेंगे एग्जाम पैटर्न के अनुसार। बहुत सारे बच्चों के पास में टाइम है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम है, सर्टेन नहीं है, तो इसलिए इस पे फोकस किया जा सकता है। बहुत अच्छी जॉब है कंपैरेटिवली जो दूसरे एग्जाम हैं, जैसे कि हम रेलवे की बात करते हैं, एसएससी की बात करते हैं, भले ही वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या कोई दूसरी पोस्ट हो, उसके तुलना में ये इसका जो लेवल है एग्जाम का भी लेवल और पोस्ट का भी लेवल बड़ा है। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है, पहले बात इसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि अपना अपना एक वो इंटरेस्ट भी होता है, हो सकता है कईयों को कोई जॉब है वो पुलिस वाली अच्छी लगे, तो ये उसके पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट एक लेवल के कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यूपीएससी सबसे बड़ी संस्था है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, और वो अच्छे लेवल का एग्जाम ही कंडक्ट कराती है। इसमें वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 421 के आसपास वैकेंसी है। और अगली बात जब मैं बात करूं कि प्रोसेस क्या है एग्जाम का, तो पेन और पेपर मोड पे ये एग्जाम होने वाला है। जहां तक अभी का सवाल है, हो सकता है यूपीएससी अब कुछ इस तरह के स्टेप ले जहां पे कि ऑनलाइन टेस्ट भी करवाया जा सकता है आने वाले टाइम में, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि कोरोना का कैसे मैनेज करेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल क्या है कि इसमें पेन और पेपर का ही दिया हुआ है। ड्यूरेशन है इसका 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स होंगे। टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जब भी यूपीएससी का नाम लिया जाता है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ जाता है कि वो तो लिखने वाले पेपर होंगे, यहाँ पे ये लिखने वाला पेपर नहीं है। मीडियम है वो हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। एवरी रॉन्ग आंसर है उसमें 1/3 डिडक्ट कर दिया जाएगा। जितना भी, अगर आपके मान लो 3 क्वेश्चन ठीक है, एक गलत है, तो आपके 0 नंबर हो जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए बोला जाएगा, और जो भी अब उसका कोई ओबीसी का, एससी का सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करें इस तरह की जॉब के लिए। डॉक्यूमेंट है उसको स्क्रूटनाइज करने किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट है जो एलिजिबल कंडीशन होगी, उन एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो है 25 और 75 है रिटन टेस्ट का। तो इस तरह से आपको आपका पूरा सिस्टम है एग्जाम का। कहने का मतलब है कि इसमें कुछ स्टेज 2 नहीं है, पहले रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यू वाला ऑब्जेक्टिव टाइप, जो हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद में क्या होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा प्रोसेस छोटा है, जॉब जल्दी भी लग सकती है। आमतौर पर 2-3 साल लगते हैं गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर तक पहुंचने में, लेकिन इसमें शायद थोड़ा जल्दी हो सकता है। सिलेबस ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट, जो एग्जैक्ट सिलेबस दिया हुआ है वो, और एग्जाम में जो पेपर बनाया गया है उसका, दोनों का हम आखिर में कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं सिलेबस कुछ और होता है, एग्जाम कुछ और होता है, तो इसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको हमेशा सिलेबस थोड़ा एक बार जरूर दिमाग में रखना चाहिए, लेकिन मेन चीज है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जनरल इंग्लिश तो अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती है, तो इसमें जनरल इंग्लिश का मतलब क्या होगा ये हम जो डिटेल करेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि जनरल इंग्लिश इसमें सिलेबस में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। यहाँ पे कोई एंशिएंट इंडिया नहीं है, यहाँ पे मिडिवल इंडिया नहीं है, यहाँ पे कोई और तरह के इंडिया नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है। कोई आज़ादी के बाद भारत कैसा था उसका भी जिक्र नहीं है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे। करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू है यहाँ पे, वो भी देखें कितने क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो एक लाइन में दे दिया इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हम देखेंगे पॉलिटी का रोल कितना है या नहीं है, इकोनॉमी का रोल क्या है, क्योंकि ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिकेट कर रही है वो इस बात का है कि आप फाइनेंस से, सोशल इशू से, क्योंकि ईपीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसी पे चलती है ये प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का रोल ज्यादा है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये मेन सब्जेक्ट में है आपके यहाँ पे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज यहाँ पे मेन है, और जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जो ये वाला टॉपिक है और ये वाले टॉपिक, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ये ज्यादा हाईलाइटेड है, और उसकी वेटेज भी हम देखेंगे ज्यादा है। कंपैरेटिवली क्या है कि इस तरह की जो स्टडी है, बाकी जो यूपीएससी एसएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पे इतनी डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं होती। इनफैक्ट क्या है कि इन 2 सब्जेक्ट की तो करने की आवश्यकता ज़्यादा होती नहीं है, थोड़ा बहुत इसका पढ़ा जाता है, बहुत बेसिक लेवल होता है। यूपीएससी जो आईएएस वाला एग्जाम होता है और इसमें भी बेसिक लेवल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन आपको नज़र देखने को आएगा।
अब देख लेते हैं, ग्राफ आपके सामने आ गया है और इस ग्राफ में देखने की कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे आपको बहुत कुछ आइडिया होगा। इसमें वही एनालिसिस किया गया है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि आप ये डिसाइड करें कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस सब्जेक्ट को करने से आपका काम चल जाएगा, जिससे कि आप जितने क्वेश्चन है उसका लगभग लगभग 60% के आसपास है आपके क्वेश्चन करेक्ट जरूर हो जाने चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है तो इसमें 20 क्वेश्चन है वो आने हैं, लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे एसएससी का लेवल होता है उसी तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक छोटे सिलेबस से भी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि नए एंशियंट है, नए मिडेवल है, सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल है उससे 15 क्वेश्चन है। पॉलिटी है उससे 6 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के 18 क्वेश्चन। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा रोल है इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों भी देखने को मिलेगी। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब हम पेपर का एक एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको ये जानकारी, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। करंट है, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें करंट का, जैसे कि स्पोर्ट्स है या बाकी जो आप चीज़ें करते हैं डे टू डे लाइफ में करंट का, हिंदू पढ़ना ये और वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो करंट किस तरह के आते हैं वो भी हम देख लेंगे। फिजिक्स है, इसका रोल है, केमिस्ट्री का रोल है, बायोलॉजी का रोल है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 2 5 3 8 नंबर का रोल है यहाँ पे, और कंप्यूटर के 5 नंबर का रोल है यहाँ पे। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आज के टाइम में सभी को पता होने चाहिए, हो सकता है आपको भी पता हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर से, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ जाता है इन्वायरमेंट। यूपीएससी का जो आईएएस वाला एग्जाम होता है, सीएससी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा पोर्शन होता है। इनफैक्ट क्या है कि वो मेजर पोर्शन होता है, और वहीं पे स्टूडेंट का पता चल जाता है। ज्योग्राफी और वो वाला पोर्शन होता है, वो 40 to 50% के आसपास वहाँ पे वेटेज कर लेता है। 44 48 के आसपास इस तरह क्वेश्चन आते हैं, अगर ज्योग्राफी और इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट से मिला दिया जाए तो कई बार इतने भी आए हैं। लेकिन वो वाला पोर्शन अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ ज्योग्राफी तो है ही नहीं, ज्योग्राफी नहीं तो सिलेबस में ये नहीं आपको पेपर में मिलेगी, और इन्वायरमेंट में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। तो मतलब कि आप यूपीएससी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है इस वाला और ये कर रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क तो यहीं पे आ गया है कि एक तो ज्योग्राफी और इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है वो गायब है इससे, और उसमें क्या है वो प्रोमिनेंट है। फिर आ जाता है मैथ का सवाल है, तो मैथ इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे हम लोग, किस पोर्शन से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी लेवल की तैयारी, किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। लेकिन ये मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि जैसे एसएससी या रेलवे के क्वेश्चन होते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कोई हाई फाई मैथ के क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी वैसे भी नहीं पूछता। जहां तक रीजनिंग का सवाल है तो लगभग नए के बराबर रीजनिंग पूछी गई है, और नए कुछ ज्यादा सिलेबस में हाईलाइटेड है। अकाउंट्स है, इसके 10 क्वेश्चन है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ जो वो वाला पोर्शन था इसके 14 क्वेश्चन है। सोशल सिक्योरिटी इसके 5 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या कि जो ये वाला मैं पोर्शन बता रहा था आपको, इकोनॉमिक्स वाला, ये इसमें ज्यादा हाईलाइट है। मतलब कॉन्ट्रेरी टू यूपीएससी सीएससी वाला जो आईएएस वाला एग्जाम होता है, उसमें ज्योग्राफी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यू जो मेजर चंक अदा करते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, आईआरएन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी है मेजर चंक है। तो आप समझ गए होंगे मेजर डिफरेंस कहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर यूपीएससी ईपीएफओ पेपर एनालिसिस, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। पहले देखिए कि इंग्लिश का जो हमने डिस्कस किया था 20 क्वेश्चन पहले देखे थे कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह के आए हैं। तो एक तो यहाँ पे एक नजर दौड़ा सकते हैं आप कि साइनोनिम्स होता है, इसके 3 क्वेश्चन, एंटोनिम्स है इसके 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन, फ्रेज के 2 क्वेश्चन, फिर आता है क्वेश्चन टैग के 2 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम एसएससी वगैरह में उसमें भूमिका काफी ज्यादा होने लगी है इसकी। ठीक है, तो इसके भी फ्रेजल वर्ब के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीपोजिशन है और वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसके 2 क्वेश्चन। आप अगर एक मोटे तौर पे नजर डालें तो इसमें वोकैब का रोल ज्यादा है और ग्रामर का रोल इतना ज्यादा नहीं है। अब देख लेते हैं कि जो पूछा गया है आपसे साइनोनिम या एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन है, वो 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो किस तरह के क्वेश्चन थे। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको आएगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस, जैसे फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस इन द इंटायर लाइफ। तो बताना है कि ये जो फंडामेंटल है इसका साइनोनिम क्या होगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन है, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि इसका जो हेक्नेड है इसका साइनोनिम्स क्या होगा। ऐसे ही इमेकुलेट है, उसका साइनोनिम क्या होगा। मैं फटाफट आपको पढ़ रहा हूं जिससे कि अननेसेसरी टाइम खराब भी ना हो। जिसको ज्यादा डिटेल में समझना है या क्या है तो वो वीडियो को एक बार पॉज करें
और वीडियो को पॉज करने के बाद में अपना आंसर देने की कोशिश करना चाहे तो वो कर सकता है कि कितना स्कोर फिलहाल वो कर रहा है, अगर ये देखना चाहे तो वो कर सकता है। फिर आ जाता है चौथा, या गूगल वगैरह में सर्च करना चाहे तो वो कर सकता है इस दौरान। वीडियो को पॉज कर ले, लेकिन मैं फटाफट निकल रहा हूँ फटाफट बोलकर। एनिमिटी है, एनिमिटी का आपको एंटोनिम बताना है, उसके बाद में रिलेक्टेंट है उसका एंटोनिम बताना है, फिर उसके बाद में क्यूर है इसका एंटोनिम बताना है, और फिर उसके बाद आ जाता है कि कौन से पार्ट में एरर है। एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली डुप्ड, बताना है कि कहाँ पे इसमें एरर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के आएंगे। देखो ये आपके सामने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया, फिर एक ये क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का आ गया, पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बताना है कि एक इसका सेंटेंस है मतलब पूरे सेंटेंस का एक वर्ड क्या हो सकता है। तो इस तरह से आपको वन वर्ड का भी मिलेगा। फ्रेज के बारे में इस तरह से आपको मिलेगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग है वो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन और आ गया है। फ्रेजल वर्ब है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये देखो 4 क्वेश्चन है वो फ्रेजल वर्ब के आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब। फिर बात देखिए प्रीपोजिशन है वो किस तरह से आ रहा है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, उस तरह से। फिर वन वर्ड से रिलेटेड आपके सामने पूरा है कि बताओ कौन सा वन वर्ड है जो यहाँ पे फिट बैठने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी, अब हमने देख लिया कि 20 क्वेश्चन कैसे आए हैं। एक इंग्लिश का बड़े तौर पे आपको आइडिया लग गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरह की प्रिपरेशन है वो सफिशिएंट होगी जहां तक इंग्लिश का सवाल है। तो बहुत जरूरत से ज्यादा भी आपको नहीं करनी है। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप एसएससी या इस तरह के एग्जाम की तैयारी करें तो वहां भी इंग्लिश आप पढ़ रहे होंगे, तो उसी से यहाँ पे काम चलने वाला है आपका। प्रीवियस ईयर यूपीएससी ईपीएफओ पेपर एनालिसिस, देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर में बता दूं, फ्रेजल वर्ब का एक नीरू मैडम का वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो है, एक एक फ्रेजल वर्ब कवर है उसमें। अगर वो वीडियो कर लिया तो सारे के सारे फ्रेजल वर्ब आपके कवर हो जाएंगे, और वो लगभग 25% रोल अदा कर रहा है इसमें। तो आप देखिए कि फ्रेजल वर्ब का एक वीडियो 25% आपका सिलेबस कवर कर रहा है। बजाय कि आप इधर उधर घूमने की, आप सीधा इस तरह की चीजें कर सकते हैं। 90% आपको 80% सिलेबस है, आपको यूट्यूब पे जो बड़े वीडियो है नीरू मैडम के, उसी से इंग्लिश आपको कवर हो रही है। प्रीवियस ईयर यूपीएससी ईपीएफओ पेपर एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन है वो किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो 15 क्वेश्चन देखिए, 21 से लेकर 35 क्वेश्चन थे उस पेपर में, वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थे, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड थे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स, ये 20वां आ गया था। 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क The Evolution of Provincial Finance in British India, a study in the provincial decentralization of imperial finance। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बड़ी स्टेटमेंट है। आप देखते होंगे जो दूसरे एग्जाम होते हैं एसएससी या रेलवे वगैरह के, वहां पे बहुत ही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। यहाँ पे यूपीएससी में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसका थोड़ा दबदबा ज्यादा है। एक हमारी आप 20,000 की सीरीज आप कर रहे होंगे, उसमें बहुत सारे फैक्चुअल टाइप वो फैक्चुअल भी है और साथ में स्टेटमेंट वाले हैं, तो आपको उस तरह के क्वेश्चन इसमें करने हैं। वट देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, व्हाट वेयर द पीजेंट एसोसिएशन सेट अप इन केरला इन 1930s कोल्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल भी आपको नजर आएंगे, और आपको ये क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाले वो भी नजर आएंगे। बोल सकते हैं कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है जैसे यूपीएससी आईएएस वाले एग्जाम में आते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि दूसरे एग्जाम एसएससी वगैरह की तुलना में, उसके तुलना में इसका लेवल है वो ज्यादा है क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे कि सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर देखिए पॉलिटी का जो पोर्शन आ रहा है, तो आप अगर आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली मैं इसकी जो पूरा ये वीडियो है, इसकी प्रेजेंटेशन है, ये पीडीएफ है इसकी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके पूरा जो पेपर है वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी है आपके सामने, और पॉलिटी के देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन है आपको आए हुए हैं। तो 36 से लेकर यहाँ पे पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है आपको देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे पॉलिटी के, जो कि एग्जैक्ट रिलेटेडली पॉलिटी से रिलेटेड है। तो एक ओसीआई सिटीजन है, ये ओसीआई सिटीजन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, जो हमारी सीरीज चल रही है 20,000 क्वेश्चन वाली, उसमें इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको कवर किए हुए मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये आधार से रिलेटेड, आधार जो एक्चुअल में आप पढ़ते हैं आमतौर पे, जो ट्रेडिशनल किताबें पढ़ रहे हैं उससे उससे ज्यादा लिंक नहीं है। जो आप अगर थोड़ा सा करंट के साथ में और थ्योरी को क्लब करेंगे तभी आप पॉलिटी के आंसर दे पाएंगे, क्वेश्चन दे पाएंगे, और ये थोड़ा सा भी हाई लेवल का एग्जाम होता है, सभी में ये अप्लीकेबल होता है ये बात। ठीक है, फोर्स लेबर और बेगर इज वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट।
जैसे हमने इस तरह के क्वेश्चन है, वो हमारी जो 20,000 वाली सीरीज है जिसमें पॉलिटी वाला पोर्शन है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। अगर वो आपने कर लिया है तो इसके अलावा थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज है थ्योरेटिकल, तो वो आप सीरीज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा हाई लेवल की आपका बेस होना जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी कंस्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज थी 20,000 क्वेश्चन वाली, ये जो चल रही है अभी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके जो जीएस है उस पोर्शन के लिए। प्रीवियस ईयर यूपीएससी ईपीएफओ पेपर एनालिसिस में हम कर रहे हैं। अब करते हैं बात इसकी जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो वाला। तो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो आप जरूर देख सकते हैं। बीच में थोड़ा एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं कि पॉलिटी के बीच में भी एक दो आया हुआ है। या कई बार क्या है, तो कुछ क्वेश्चन पॉलिटी में भी काउंट कर लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स में भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे बजट से रिलेटेड है, तो इस तरह क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी रोल काफी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है, काफी माइक्रो इकोनॉमिक्स का रोल है। देखिए यहाँ पे है, फिर मैक्रो का आ रहा है क्वेश्चन, करंट का आ रहा है क्वेश्चन, करंट का यहाँ पे आ रहा है। देखो स्पोर्ट्स और जो इंजन पे आया है करंट का, मतलब करंट के जो क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो दो वहां पे दिखाया हुआ था, वो ये वाले क्वेश्चन है दो। इसके अलावा जो करंट है वो इकोनॉमिक्स की आई है। तो इकोनॉमिक्स की करंट है, आप इकोनॉमिक्स टाइम्स है या बिजनेस लाइन है या फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इस तरह के अखबार जरूर पढ़ भी रहे होंगे। जो आप दूसरे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करें, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप वो भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक्स की जो बेसिक आजकल मार्केट में चल क्या रहा है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी मिलती रहे। तो आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स के मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, माइक्रो मैक्रो करंट तीनों पोर्शन को मिलाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे माइक्रो के क्वेश्चन है, सोशल कॉस्ट है हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट, ये भी आपने देखा। सेस ऑन ए कोल एट 100 रुपीज पर टन इज ए टाइप ऑफ किस तरह का टैक्स है। कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फिर आप बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फिर आप ये भी देख लीजिए कि थोड़ा करंट का क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने जो ये पॉलिटिक आया है बीच में, वो हमने जरूर किया है वहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है। तो वो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए WTO। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो कुछ स्कीमें हैं वहां से भी आपको देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टअप से रिलेटेड भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये अकाउंट से रिलेटेड अब क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो गए हैं। तो अकाउंट्स है वो इसमें काफी ज्यादा रोल अदा करने वाला है। बेसिक अकाउंटिंग है, कोई हाई फाई ज्यादा अकाउंटिंग नहीं है। +1 2 में जो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं बच्चे, उसी तरह की अकाउंटिंग है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इन एग्जांपल ऑफ, किस तरह के एग्जांपल है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। फिर अकाउंटिंग के बारे में पूरी है, कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैलेंस शीट है, इस तरह की चीजें जरूर आपको आनी चाहिए, समझ नहीं आनी चाहिए। इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, लिगेसी है वो कहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट है वो कहाँ पे जाता है। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर अमाउंट इज डेबिटेड टू। अब अगर आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक अकाउंटिंग है वो आपको कहीं कहीं मदद करती है, अखबार को समझने में भी। जो इकोनॉमिक्स का अखबार होता है वहाँ पे भी आपको कहीं कहीं मदद करती है। ठीक है, तो बेसिक है ये, कोई बहुत हाई फाई नहीं है अकाउंटिंग। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, उसके ऊपर देखते हैं किस तरह क्वेश्चन। और काफी ज्यादा क्वेश्चन, इनफैक्ट क्या है कि बड़ा पोर्शन है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ से। इनफैक्ट क्या है कि जो ईपीएफओ है एज सच ऑर्गेनाइजेशन, वो इन मामलों में ही एक्चुअली ज्यादा डील करता है। ठीक है, तो इन अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर बाय द पार्टनर्स। इस तरह क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। फिर आईएलओ से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। कुछ एक थ्योरेटिकल जो स्पेशलाइज्ड थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारे इसके अनुसार जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको बहुत ही ढंग से तसल्ली के साथ में करना है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं वहाँ पे। आपने ये वाली चीजें हैं, कुछ हो सकता है उसमें पॉलिटी में पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज्ड आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस की स्टडी करनी है। जिन्होंने एमबी किया है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर होता है या एक सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसमें ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। तो जिन्होंने एमबीए किया है मुझे लगता है उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार उनको इन चीज़ों पे एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि वहाँ पे सारे जितने भी मैटरनिटी एक्ट है या जो भी जो लेबर लॉज है, यूनियन से रिलेटेड मुद्दे हैं,
वो सारे इसमें डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम वेज एक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप यूपीएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर किसी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें कहाँ से पढ़े, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आप ये वाली चीज़ें हैं गूगल से और विकिपीडिया से बहुत आसानी के साथ में, बिना कोई अननेसेसरी हेडेक लिए हुए, बिना अननेसेसरी डिटेल में पढ़े हुए, टू द पॉइंट आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट का, विकिपीडिया का आपके अगर सोर्स यूज करना आता है आपको, तो ये वाला पोर्शन तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला मैंने बताया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के आगे दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ अच्छा खासा लेवल है, और ये वाली जो ज़्यादातर चीज़ें हमने, जो हमारे 20,000 वाले एमसीक्यू सीरीज है, उसमें जो इकोनॉमिक्स से 2,000 क्वेश्चन किए, उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों को अच्छे डिटेल में किया, तो वो आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। फिर सोशल सिक्योरिटी है, जो मैं बात कर रहा था कि इसके भी इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। तो देखो, अभी तक सोशल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चन है वो अभी तक नहीं आए थे। देखो, ये आपके सामने सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड आ गया है, तो ये डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया क्वेश्चन को। बड़ा क्वेश्चन है, और मतलब आप बोल सकते हैं कि इसका थ्योरेटिकल बेस है वो भी आपको थोड़ा तैयार करना है सोशल सिक्योरिटी। इसलिए मैं आपको बता रहा था, ये वाले जो सोशल सिक्योरिटी है वो दूसरी जगह पर पढ़ते हैं स्कीमें, उसमें थोड़ा फर्क है। ये एक सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो थिंकर है उसकी बात भी आ रही है। यहाँ पे देखिए जो थिंकर वगैरह है उसकी बात कहीं नहीं आपके सामने आ रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अटल पेंशन योजना, इस तरह की चीज़ें आप दूसरे एग्जाम में भी पढ़ते होंगे। ये जो स्कीमें, तो यहाँ पे भी स्कीमें भी है, साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन वाला भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जितने भी पेंशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो तो करने क्यों, एक्चुअल में जो ईपीएफओ का काम है वो इसी दिशा में है ज़्यादा। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। अब आ जाता है आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आ गया है कि कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, और बायोलॉजी से और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो वो देख सकते हैं आपको यहाँ पे, द फोर्स ऑन मून। देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी में आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो वो जरूर आपको कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट उसमें क्या होता है, व्हाट इज द कोजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया, क्या किस वजह से चिकनगुनिया होता है। बायो रेमेडिएशन इज ए टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड इन कंट्रोलिंग, कहाँ पे होती है। ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी किए, जो हमारी सीरीज है 20,000 वाली। ठीक है, ब्यूटी ऑफ सम हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, वो इस तरह क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यहाँ पे फूड ग्रेन से रिलेटेड आ गया है, और सीडी रोम, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल पोर्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो डे टू डे लाइफ में आपके काम होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आ जाता है कि यहाँ पे मैथ से रिलेटेड, तो बहुत सारे बच्चे तो मैथ का नाम से डर जाते हैं। मैथ में किस तरह क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पे एक मोटे तौर पे इस पे जरूर नजर मार सकते हैं। टाइप एंड स्पीड का क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे डिस्काउंट, वेन डायग्राम, रिमाइंडर थ्योरम, या नंबर सिस्टम आप बोल सकते हैं, मेंसुरेशन, परसेंटेज, टाइम एंड स्पीड, नंबर सिस्टम। मेंसुरेशन के क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, मिरर इमेज, परसेंटेज और मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीसेट में भी वैसे भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे, लेकिन आपको इस एग्जाम के लिए मेंसुरेशन बेसिक मेंसुरेशन आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई वो डिटेल में नहीं है। 3D 2D का बेसिक है, वो आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गए किस तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ज्योमेट्री, वो वाला पोर्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो इतना मेंसुरेशन तो हो ही सकता है। जो बच्चा एडवांस मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल नहीं है, वो छोड़ दे इसको, किसको, मेंसुरेशन कर ले बस, और बाकी जो 3-4 चैप्टर और है वो कर ले। ज़्यादा कोई डीप में करने की आवश्यकता आपको नहीं है कि आप अलजेब्रा में आप 15 दिन लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन अलजेब्रा से नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री में 1 महीना लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। ज्योमेट्री से 15 दिन लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से नहीं है। तो थोड़ा समझ ले इसको, जो आपके सामने जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ कमजोर है, तो ये स्लाइड आपके लिए ही है। ठीक है, फिर देखिए किस तरह के क्वेश्चन थे, इनका लेवल जो अभी हमने डिस्कस किया था, उनका लेवल देखिए कि ये किस तरह के लेवल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रीजनिंग आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, बहुत ही बेसिक सा एक ही क्वेश्चन आया है। तो 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 120 क्वेश्चन। इसमें टाइमिंग शायद आपके सामने इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो मैथ जिन बच्चों का थोड़ा कमजोर भी है, टाइम ले सकता है, क्योंकि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन है, आसानी के साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जीके है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल भी है।
मैथ के क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा है नहीं, रीजनिंग है नहीं। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन है, वो आप जरूर देख सकते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट बड़ी है जो कि क्वेश्चन है इनफैक्ट डिफिकल्ट नहीं है, स्टेटमेंट ही बड़ी है। तो यूपीएससी में वैसे भी स्टेटमेंट के बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आप जरूर देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अब आ जाता है, अब ये सारे 120 के 120 क्वेश्चन आपने देख लिए। एक बड़ा आइडिया आपको लग गया है कि पेपर एक्चुअल में का लेवल क्या होगा। क्या यूपीएससी के जो आईएएस वाला पेपर है उतना होगा, या एसएससी वाला होगा, या रेलवे वाला होगा, या बैंकिंग वाला होगा, या किसी और एग्जाम वाला होगा। तो वो सारी चीजें जब आपको पता चल गई, अब आपको सिलेबस का पता चल गया कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, ये वाला पोर्शन और फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का रोल इसमें नहीं है, इन्वायरमेंट का रोल इसमें नहीं है। तो जो बच्चे यूपीएससी वाली हार्डकोर तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता नहीं, वो मात खा जाएंगे। कई बार ऐसा लगता है यूपीएससी की तैयारी कर रहा, आईएएस की तैयारी कर रहा, ये तो हो जाएगा। इस गलतफहमी में न रहे, थोड़ा स्पेसिफिक इसको समझ ले, सिलेबस को, कंपोजिशन एक्चुअल में इसकी है क्या। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन और सब्जेक्ट। अच्छा, ये किताबें कहाँ पे फॉलो कर सकती हैं या क्या पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश की तो आप कोई भी जो आप किताब आपको मार्केट में मिलती है उसी को कर लें, या आप जो नीरू मैडम की वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है, वो अगर आप देख लें मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि उसमें फ्रेजल वर्ब सबसे ज्यादा है, उससे बड़ा वीडियो है, उससे ज्यादा कोई आपने पढ़ाया नहीं होगा आज तक। इतना बड़ा वीडियो 20 घंटे का पता नहीं इतना है। ठीक है, 2 दिन में आप वो वीडियो देख कर नक्की करें। ठीक है, अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो जरूर आपको पीडीएफ होंगे, वो आप जरूर देख लें, या वहाँ पे जो भी कंटेंट है वो जरूर देखें एक बार। ठीक है, इसके अलावा एरर डिटेक्शन का भी 4-5 घंटे का वीडियो है। इसके अलावा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी 4-5 घंटे का वीडियो है। तो सारे वीडियो देखकर ये इंग्लिश तो आराम से की जा सकती है यहाँ से। फिर आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर और कोई किताब भी पढ़ सकते हैं और कोई चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, चाहे तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़े लेवल भी ठीक ठाक है, तो स्पेक्ट्रम आपके लिए एक अच्छी किताब हो सकती है। या क्या है कि पुरानी जो एनसीईआरटी थी वहाँ डाटा जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन थे वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप लूसेंट वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लूसेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक है थोड़ा, तो उसका लेवल इतना नहीं है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आपको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आ जाता है पॉलिटी का सवाल है, तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, साथ में के करंट में पीआरएस आप देख सकते हैं कि जो मुद्दे हैं। लेकिन जब आप रेगुलर अखबार वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी मदद मिलेगी, थोड़े से स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन भी है जो करंट के साथ अथॉरिटी को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, वरना लक्ष्मीकांत आप जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ तक इकोनॉमिक्स का सवाल आता है तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही चाहिए। रमेश सिंह भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स रमेश सिंह में नहीं है, वो मैक्रो के लिए, और वो इनफैक्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या है कि जो आप बीकॉम वाली किताबें होती हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, पर आप उसकी +1 2 में भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है वो जरूर इसमें आपको फॉलो कर लेनी चाहिए। फिर आ जाता है करंट का सवाल, तो करंट जो दूसरे वाले पॉलिटी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, वो ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट आ रहे हैं, वो बैंकिंग से रिलेटेड करंट है, सोशल स्कीम से रिलेटेड करंट है, वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, हम भी अपने चैनल पे करवाते हैं, और ये पूरा जो करंट है इकोनॉमिक्स का उसका भी स्पेशल हम लोग इस पे मॉड्यूल है वो लाने वाले हैं, तो जब उसकी सीरीज चलेगी वो आप जरूर देख सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये वाला पोर्शन कोई बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर आपकी मतलब 10वीं तक की जो समरी है वो आप जरूर देख सकते हैं। समरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में एक सब्जेक्ट की समरी देखी जा सकती है। इसके लिए जो पिनेकल की वेबसाइट sscpinnacl.com, वहाँ पे सर्च करेंगे यहाँ पे, तो 10वीं तक की समरी सभी की एक जगह पे आपको मिलेगी, वहाँ पे पूरा आर्टिकल मिलेगा आपको, वो आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी जिसका बैकग्राउंड नहीं उसको भी आसानी के साथ में वो चीज़ समझ में आ सकती है। वरना अगर किसी ने कोर्स खरीदा हुआ है पिनेकल का तो वो तो आपको फायदा करेगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी प्लस है। फिर आ जाता है कंप्यूटर का सवाल है, तो कंप्यूटर आप कहीं से भी कर सकते हैं। वैसे भी जो ये वाली जो चीज़ें होती हैं बेसिक डे टू डे लाइफ में, जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनको तो वैसे ही पता होता है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इन्वायरमेंट है, कोई ज़्यादा नहीं आ रहा है, वरना इन्वायरमेंट में आपको अलग से कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। +2 की बायोलॉजी में एक चैप्टर वो आप जरूर देख सकते हैं इन्वायरमेंट का। जहाँ तक मैथ का सवाल है, मैथ है जो मैंने आपको बताया, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसी दौरान मैंने बता दिया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इनको आप काटा मार सकते हैं चाहे तो। ठीक है, जो बेसिक मैथमेटिक्स मेंसुरेशन को आपको पूरा फोकस रखना है। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जैसे थ्योरम वगैरह होती है, रिमाइंडर वगैरह क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। टाइम डिस्टेंस वर्क एंड टाइम, ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, परसेंटेज वाले। ठीक है, तो आप कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं, RS अग्रवाल टाइप, या कोई भी किताब आप देख सकते हैं। जो एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
रीजनिंग ही आपको ऐसा स्पेसिफिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आए हैं वो नॉन वर्बल मतलब फोटो वाले क्वेश्चन आए हैं, जो डायग्राम वगैरह होते हैं जैसे कि मिरर इमेज वाला। तो ये वाला चैप्टर है स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं हमारे चैनल पिनेकल पे भी आपको 3-4 घंटे का इस पे एक वीडियो, एक कंबाइंड करके वीडियो डाला हो, वो काफ़ी है। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं, वरना कोई किताब आपको कोई मिल जाएगी जो कि मिरर इमेज या थोड़ी नॉन वर्बल वाली चीज़ होती है, वो देख सकते हैं। अननेसेसरी कोई डिटेल में आपको इतना नहीं करने की जरूरत होती है, जैसे बैंकिंग में बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आपको वो वाली रीजनिंग नहीं करनी है, कहीं टाइम खराब कर लो। अकाउंट साइज में इंपॉर्टेंट है, अकाउंट बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ पे पिनेकल वाले चैनल पे भी अकाउंटिंग है, वो आबा मैडम जो करवा रही हैं। वो क्या है कि इस पूरे सिलेबस को समझ कर कि किस तरह की चीज़ें आ रही है, ठीक है, तो वो उसको ध्यान में रखकर और बेसिक से कि कोई जिसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है उसको भी समझ में आ जाए, उस हिसाब से करवाया जा रहा है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज है, वो या तो आबा मैम कराएगी या मैं कराऊंगा, क्योंकि हम दोनों ही इस मामले में ट्रेंड है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया ऑर्गेनाइजेशन में, मैं खुद MBA भी हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड भी मेरा है, तो मैं लगभग सारी चीज़ें ही करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कम टाइम होता है, देखते हैं क्या चीज़ें करवाई जा सकती है। सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है वो वाली चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी थ्योरम, ये थोड़ा सोशोलॉजी टाइप का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है इसमें, तो सोशोलॉजी टाइप का पोर्शन और आपको करंट स्कीम दोनों को मिलाना है। मतलब सिर्फ जो IAS वगैरह में आता है उससे काम नहीं चलने वाला है, ये जो थिंकर्स होते हैं और जो सोशल सिक्योरिटी के जिनके ऊपर काम किया, अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको कुछ एक आर्टिकल मिलेंगे जिसपे कि रिकमेंडेशन है सरकार को सोशल सिक्योरिटी पे, वो वाली चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, या विकीपीडिया पे आप थोड़ा वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को, जहाँ तक किताबें रिसोर्सेज है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाता है सिलेबस ऑफ द UPSC EPFO और रिक्रूटमेंट, जो हमने बात की। अब देखिए जो एग्जैक्टली UPSC ने सिलेबस दिया हुआ है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे बिल्कुल आप आसानी के साथ में देख सकते हैं। देखो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल था, वहाँ पे 15 क्वेश्चन थे, एक भी बाहर नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल से। ये नहीं है कि एंशिएंट से पूछ लिया है और पूछ लिया। जनरल लैंग्वेज है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी है, इससे बाहर नहीं है जो सिलेबस दिया हुआ है, तो इस सिलेबस को आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। अननेसेसरी आप एक्सप्लेनेशन जरूरत से ज्यादा न करें सिलेबस की, जितना आपको इस प्रेजेंटेशन में मैंने बताया है उसको एग्जैक्टली फॉलो कर ले कि कौन कौन सी चीज में कितना कमांड रखना है, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैथ का नाम ले लिया तो आप मैथ में दुनिया भर की चीजें कर दी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। या इंग्लिश का नाम ले लिया तो अननेसेसरी बहुत दुनिया भर की चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं और एक हफ्ता या 15 दिन लगा दिए, ऐसा नहीं है। आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है जिसमें कि एरर डिटेक्शन पूछा जा सकता है तो बस ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा काफी है। अब देख लेते हैं कि जो हमारा एक फ्री कोर्स है और पेड कोर्स है, मतलब जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो वो वीडियो का मतलब क्या है, और जो प्रो वर्जन, प्रो का मतलब होता है यहाँ पे पेड। आपने देखा होगा जैसे PDF होता है, PDF क्या होता है, एक फ्री वर्जन होता है PDF का, अगर PDF है वो पेड वर्जन भी होता है। तो पेड वर्जन के अलग फीचर होते हैं, जैसे एडिटिंग करना और कुछ एक अलग चीजें होती है, लेकिन वो फ्री में नहीं होती। तो उसी तरह से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर देखें, कुछ एक फ्री वर्जन होता है और उसका फिर पेड वर्जन होता है, ऐसे ही कोर्स का फ्री वर्जन और पेड वर्जन है। तो अगर आप वीडियो का जहां तक सवाल है, यूट्यूब पे आमतौर पे 3 दिन तक या 2-3 दिन तक आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद उस वीडियो को हाइड कर दिया जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि आपको वो वीडियो नजर नहीं आता या कोई प्लेलिस्ट आपको नजर नहीं आती थी, इस कोर्स की नजर नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप पेड वर्जन आपके पास में, तो जब तक एग्जाम होता है तब तक वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। जो फ्री करना चाहते हैं वो ये वाला फीचर यूज करें, जो पेड करना चाहते हैं वो ये वाला फीचर यूज करें। आपको हाईली रिकमेंड किया जाता है कि हमारी भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, जिसकी वजह से उन्हीं की वजह से हम फ्री कोर्स चला पाते हैं या इन पे कर पाते हैं। तो आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फीचर ज़्यादा है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो सकती है, हमारी भी जो कॉस्ट आती है लाखों रुपए उस वो निकाल पाते हैं फिर हम लोग। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे वीडियो और शायद वो 3 दिन में गायब भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको जो वीडियो है और PDF है, टेस्ट सीरीज है, डे वाइज शेड्यूल मिलेगा। आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, ये वीडियो आज का है, ये वीडियो PDF आज का पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि आपका शेड्यूल बन जाता है और आपकी कंटिन्यूटी इधर उधर झक मारने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर सब्जेक्ट है, यहाँ पे यूट्यूब पे लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आमतौर पे नहीं होते, यहाँ पे MCQ टाइप की चीजें ज्यादा होती है। वहां पे आपको पूरी थ्योरी है, सारे सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी थ्योरी है, फ्रीडम स्ट्रगल थ्योरी, आपको कोई किताब एक्स्ट्रा खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कोर्स लेने के बाद में आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है, न कोई किताब, न कोई ऑनलाइन कोर्स, न कोई गूगल वगैरह में आपको सिर्फ सर्च कर सकते हैं कोई चीज को फाइंड करने के लिए, न कि उसके कंटेंट को के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा।
पीडीएफ है, आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं होता फ्री कोर्स में, पेड कोर्स में इसका एक्सेस होता है जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक। और एग्जाम जैसा आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में एग्जाम इसका होगा। टेस्ट सीरीज है वो एज पर एग्जाम पैटर्न, जैसे आपको सामने अभी पैटर्न देखा आपने एग्जाम का, उसी तरह से यहाँ पे फ्री में एक टेस्ट मिलेगा आपको, और जो पेड स्टूडेंट है प्रो वर्जन है जिनके पास में, वहाँ पे 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। डाउट क्लियरिंग सपोर्ट है, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर आपके सामने कोई डाउट है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, जहाँ पे भी है, इंग्लिश है, तो वहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं, यूनिक ईमेल सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्राइस है यहाँ पे जो ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कुछ आपको देना नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो, यहाँ पे इसका 10,000 प्राइस है, लेकिन एज ए स्पेशल ऑफर है जो कि इस पे तो लागू होगा नहीं, क्यों, फ्री से नीचे चीज कोई जा नहीं सकती। और यहाँ पे 2,299 सिर्फ, जिसमें कि टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, सारे थ्योरेटिकल वीडियो भी इंक्लूड है, और जो 20,000 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है एमसीक्यू, वो वाली सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड है, जिससे कि आप जो पोर्शन आपको लगता है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वाला पोर्शन उस सीरीज में जरूर आप कर लें, और लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है उस 20,000 वाले का, जैसे ज्योग्राफी वाला उसमें नहीं आ रहा है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, प्रो कोर्स के जरिए भी और फ्री कोर्स के जरिए भी। इस तरह से जो आप वीडियो देखते हैं आमतौर पर 2-3 दिन के लिए, आपको 2-3 दिन काफी सफिशिएंट टाइम होता है। अगर कोई उस टाइम ही नहीं देख पाया तो इसका मतलब वो गंभीर नहीं है, या वो चैनल को सीरियसली नहीं ले रहा, या हमारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आता है कि अगर कोई प्रो वर्जन ज्वाइन करना चाहता है तो वो कैसे करे। अगर फ्री वर्जन ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, और वो जो बेल आइकन है वो उसमें ऑल वीडियो वाला बटन है वो जरूर दबा दें, उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन उसके पास में आए। फिर आ जाता है कि अगर वो पेड ज्वाइन करना चाहता है, हमारी वेबसाइट पे जाए sscsigelpinnacle.com, वहां पे जाने के बाद में मोबाइल ये नंबर दिया हुआ है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। वहां पे आपको sscsigelpinnacle.com पे जो कोर्सेज है, प्रोडक्ट बहुत सारे आपको मिलेंगे, वहां पे 20-30 प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें से ईपीएफओ का प्रोडक्ट है वो आपको ज्वाइन करना है। तो एसएससी सीजल वाला नहीं करना, किसका करना है, यूपीएससी ईएफओ का। ये बिल्कुल अलग कोर्स है, और वो एसएससी वाले अलग कोर्स है, दो चीजों को आप कंफ्यूज न करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करें, अगर आप उस एग्जाम को दे रहे हैं तो वो ज्वाइन करें, अगर दोनों दे रहे हैं तो दोनों कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, तो अगर स्पोर्ट आईडी है ये है, अगर आपको फिर भी कोई ईमेल वगैरह डालनी है तो इस पे आप डाल सकते हैं। तो ये तो हमारे कॉन्टेक्ट है जहां से कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, जिसमें हमने पूरी डिस्कस की, इसका सिलेबस क्या है, पेपर किस तरह से आता है, क्या पेपर हो सकता है, टेस्ट सीरीज रिलेटेड, फ्री कोर्स, पेड कोर्स, सारी जानकारी हमने स्पेशली जो ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में जो क्लियरिटी नहीं है, कोचिंग सेंटर्स के दिमाग में भी क्लियरिटी नहीं है, या वो करना ही नहीं चाहते रिसर्च, वो अनाप शनाप चीजें पढ़ाए जा रहे हैं जो कि उनको सूट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या स्टूडेंट को ये जरूर देखना है कि उसको करना क्या है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।